जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो आज हम सभी गणित का एक बहुत ही रोचक भाग पढ़ने जा रहे हैं, तो क्यों ना आप ही इसका अनुमान लगाएं। चलिए, तो मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ और मुझे पता है आप झट से पता लगा लेंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ आप कुछ आंकड़े देख रहे हैं जो हमारे भारत के विभिन्न शहरों का तापमान बता रहे हैं। इधर आप देख रहे हैं कुछ चुनिंदा राज्यों के जनसंख्या के आंकड़े। साथ ही आप यहाँ देख रहे हैं शेयर मार्केट के विभिन्न आंकड़ों की तुलना एक आलेख द्वारा दिखाई जा रही है। चलिए अब एक आसान सवाल पूछती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? बिल्कुल सही। आज हम सभी सांख्यिकी को समझने जा रहे हैं। सांख्यिकी वह गणितीय विज्ञान जिसमें हम किसी तंत्र या समुदाय से संबंधित आंकड़ों को संग्रहित, उनका विश्लेषण, स्पष्टीकरण और प्रस्तुतिकरण करते हैं। अब सांख्यिकी की बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाते हैं? आंकड़े, अर्थात किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्य या अंक जिन्हें हम संख्यात्मक या अन्य रूप में दर्शा सकते हैं। तो आपने दो प्रकार के आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के बारे में पढ़ा। पहला अवर्गीकृत तथा दूसरा वर्गीकृत आंकड़े। अब जिस प्रकार आपने 9वीं कक्षा में अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों के बारे में पढ़ा था, उनकी केंद्रीय प्रवृत्तियां ज्ञात करने की विधि सीखी थी, उससे थोड़ा आगे आज हम सभी 10वीं कक्षा में वर्गीकृत आंकड़ों के लिए केंद्रीय प्रवृत्तियों को ज्ञात करना सीखेंगे। केंद्रीय प्रवृत्तियां यानी माध्य, माध्यक एवं बहुलक। तो अब विधियों को समझने से पहले आइए मैं आप सबको एक उदाहरण की सहायता से आंकड़ों को वर्गीकृत कैसे किया जाता है वो समझाती हूँ। मान लीजिए कक्षा 10वीं के 30 छात्रों ने गणित का पेपर दिया और उसमें 100 अंकों में से उनके प्राप्तांक इस सारणी में हमें दिए गए हैं। अब आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर सारणी में 10, 20, 30, 40, 50 से 95 तक के अंक विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। तो अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो ये बहुत संख्या में है और हमारे रोजमर्रा के जीवन में इससे भी ज़्यादा संख्या वाले हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं। तो आइए सीखते हैं कि इन आंकड़ों का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ सबसे कम अंक कितने हैं? 10 और सबसे अधिक अंक कितने हैं? 95। अगर 15 का अंतराल लेते हुए इसको इस प्रकार के वर्ग में विभाजित कर दूं, जैसे 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, तो ये आसान हो जाएगा। अब ये 10 कहलाएगा निम्न वर्ग सीमा। इसी प्रकार 25, 40, 55, 70 और ये 85 ये सभी क्या है? हर वर्ग के निम्न वर्ग सीमा हैं। इसी प्रकार 25, 40, 55, 70, 85 और 100 हर वर्ग की उच्च वर्ग सीमा है। अब हम देखते हैं कि हर वर्ग अंतराल में कितने विद्यार्थी आते हैं। तो अगर हम देखेंगे 10 से 25 में, तो 10 से 25 में हमें कितने विद्यार्थी मिले? 2 विद्यार्थी। बिल्कुल। अब 25 से 40, 25 से 40 में अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने विद्यार्थी होंगे? तो कुछ बच्चे बोलेंगे मैडम 3, कुछ बोलेंगे 7। क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि 40 के नीचे भी 4 विद्यार्थी हैं। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि जब हम आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं तब जो उच्च वर्ग सीमा है वो संख्या उस सीमा में नहीं लेकर के उसे हम अगले अंतराल में गिनते हैं। अब 40 किस में आएगा? तीसरे वर्ग अंतराल में आ जाएगा। इसी वजह से दूसरे अंतराल यानी 25 से 40 में केवल 3 विद्यार्थी आते हैं। अब 40 से 55 में कितने आ जाएंगे? कुल 7 आ जाएंगे। इसी प्रकार 55 से 70 में 6, 70 से 85 में 6 और 85 से 100 में। तो देखा आपने आंकड़ों का वर्गीकरण कितना सरल था? बिल्कुल। अब मैं जानती हूँ आप भी आंकड़ों के वर्गीकरण को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब हम वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य को निकालना सीखते हैं। तो बच्चों 10वीं कक्षा में वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य को निकालने की 3 विधियां बताई गई हैं।
पहली विधि प्रत्यक्ष, दूसरी कल्पित माध्य विधि तथा तीसरी पग विचलन विधि। तो आइए एक एक कर सभी को समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्यक्ष विधि, एक राज की बात बताऊं, आप सभी प्रत्यक्ष विधि को पहले से ही जानते हैं। कैसे? ये सूत्र देखिए, जाना पहचाना है? बिल्कुल, ये वही सूत्र है जिससे आपने कक्षा 9वीं में माध्य ज्ञात करना सीखा था, जो क्या है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब सिग्मा का क्या मतलब होता है? समेशन। समेशन मतलब सबका जोड़। तो इसका मतलब अगर आप सूत्र को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा क्या कि fi के साथ xi मल्टीप्लाई हुआ है। मतलब कि जो हम टेबल बनाएंगे उस टेबल में हमें fi और xi को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ जो xi है वो क्या है, वर्ग चिन्ह है। और बच्चों वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह आसान भाषा में कहूँ तो हर वर्ग अंतराल का मध्यमान, अर्थात 10 और 25 को अगर हम जोड़ें तो 35 होता है, और 35 को अगर हम 2 से भाग दे दें तो क्या आएगा, 17.5। ये आ गया वर्ग चिन्ह। तो सूत्र क्या बन गया वर्ग चिन्ह का, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। इसी प्रकार अब हम हर वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह को ज्ञात करके यहाँ पर लिख लेंगे। अब हर एक fi को xi से हमें गुणा करना होगा, जैसा कि सूत्र हमें बता रहा है कि आपको हर fi को xi से गुणा करना है। तो 17.5 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 35। इसी प्रकार 3 को 32.5 से गुणा करेंगे तो 97.5। इसी प्रकार बाकी के आंकड़ों को हम लिख लेंगे। और क्योंकि सूत्र में हमें सिग्मा fi xi चाहिए, अर्थात आखिरी वाले कॉलम का योग चाहिए, सिग्मा यानी समेशन, तो उसका आखिरी का योग हम निकाल लेंगे जो कि है 1860। साथ ही सिग्मा fi मतलब जो भी हमारी बारंबारता वाली लाइन थी उसका योग हमें चाहिए, जो कि क्या निकल गया, 30। प्राप्त किए गए अंकों को जब हम सूत्र में प्रतिस्थापित करेंगे तो 1860/30 जब हम विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 62। अर्थात गणित में कक्षा 10वीं में पाए गए विद्यार्थियों के प्राप्तांक का माध्य क्या हो गया, 62। तो मुझे विश्वास है आप सभी को यह विधि समझ में आ गई होगी और आप सभी अलग अलग प्रश्नों द्वारा इसे हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो दूसरी विधि यानी कि कल्पित माध्य विधि समझने के लिए आइए हम सबसे पहले उसका सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या है, xi इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन fi। अब ये a और di है क्या? तो बच्चों कई बार xi के जो आंकड़े हमारे पास आते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उनके गुणे भाग में बहुत समय व्यतीत हो जाता है। उसी को छोटा करने के लिए ऐसे तरीका निकाला गया जिससे हम xi के मान को थोड़ा छोटा कर सकें। इसीलिए फिर xi के सभी मानों में से किसी एक मान को कल्पित माध्य मानते हुए उसे हर एक xi में से घटाया जाता है, जिसमें हम xi में से a को घटाने वाली संख्या को di से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब माना कि इन सभी xi में a क्या है, 47.5, इसे हमने कल्पित माध्य मान लिया। अब प्रत्येक xi के लिए हमें di निकालना है, तो प्रत्येक xi के लिए di हम कैसे निकालेंगे, हर एक xi में उस a को हम घटाएंगे। 17.5 में से हमने 47.5 घटाया, ऋणात्मक 30 मिला। उसके बाद 32.5 में 47.5 घटाया तो हमें क्या मिला, ऋणात्मक 15 मिला। इसी प्रकार बाकी के अंक हमें ज्ञात हो जाते हैं। देखा आपने कि अब fi से गुणा होने वाली संख्या हमें और छोटी मिल गई, तो हो गया ना हमारा कैलकुलेशन आसान। तो बिल्कुल अब आखिरी कॉलम में हम fi को di के साथ गुणा करके उनके अंकों को प्राप्त करेंगे और उनका योग निकाल लेंगे। क्यों? योग निकालने के बाद उसका मान, साथ में सिग्मा fi का मान और a इसका मान जब हम सूत्र में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास उन सभी को सॉल्व करने के बाद आखिरी में उत्तर क्या मिलेगा, 62। इसका मतलब क्या है कि कल्पित माध्य विधि द्वारा विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक का माध्य क्या हो गया, 62।
तो चलिए अब हम तीसरी और आखिरी विधि की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, पद विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने हेतु ये है हमारा सूत्र, जो क्या है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब यू आई और एच क्या है यहाँ पर? तो बच्चों, उनको जानने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि यू आई तक हमें पहुँचने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमने डी आई ज्ञात किया था तो डी आई देखिए -30, -15, 0, 15, 30, 45 संख्याएं हैं। क्यों ना इसको थोड़ा और छोटा किया जाए ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर तो आपको दिखेगा कि यहाँ DI में प्राप्त प्रत्येक अंक 15 के गुणज हैं। तो क्यों ना इन सभी अंकों को इनके गुणज संख्या से भाग दे दिया जाए, ये अपने आप छोटी हो जाएंगी। तो इसीलिए हमने हर एक DI को 15 से, जो कि इनका गुणज है और जो कि वर्ग अंतराल भी है, हमने उससे भाग दिया। वही क्या बन गया, UI। तो UI क्या हो गया, DI बटे H। तो अब हमने क्या किया, हर DI को 15 से भाग दिया। तो -30 को 15 से भाग देने पे -2 मिला, -15 को भाग देने पे -1 मिला, 0 को 15 से भाग देने पे 0 मिला। इसी प्रकार 1, 2, 3 हमें हमारी संख्याएं प्राप्त होती हैं। देखिए हो गई ना UI की संख्याएं और छोटी। तो अब FI से गुणा करने के लिए हमारे पास UI और छोटी संख्या मिल गई, जिसने हमारा कैलकुलेशन और आसान बना दिया। तो बिल्कुल अब हमने आखिरी कॉलम में FI को UI से गुणा किया और हमारे पास ये प्राप्तांक हैं जिनका हमने कुल योग ज्ञात कर लिया। जब हमने FI UI का कुल योग निकाल लिया तो अब थोड़ा UI बार और XI बार में रिलेशनशिप क्या है वो समझते हैं। तो बच्चों, जब हमने UI निकाला तो UI निकालते वक्त क्योंकि हमने प्रत्येक DI को H से भाग दिया था, तो अब हमें XI ज्ञात करते वक्त उसे गुणा करना पड़ेगा। अतः हमारे पास सूत्र क्या बन जाता है फिर, A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन FI इंटू H। ये वही H है जिसको हमने प्रत्येक DI में भाग दिया था। तो इसीलिए आखिर में जब हम FI UI के योग को, सिग्मा FI के मान को और A के मान को अपने सूत्र में प्रतिस्थापित करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, 62। अतः छात्रों द्वारा गणित में पाए गए अंकों का माध्य अंक क्या निकल गया, 62। तो देखा आपने, तीनों विधियों द्वारा, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि हो या कल्पित माध्य विधि हो या पग विचलन विधि हो, तीनों ही विधियों द्वारा हमें माध्य समान मिलता है। तो आइए बच्चों, अब हम बहुलक के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कक्षा 9वीं में आपने बहुलक के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक को ज्ञात करना सीखा था, जहां पर विभिन्न प्रेक्षणों का वह मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती थी, वह उस अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक बन जाता था। कक्षा 10वीं में अब हम वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक के बारे में समझेंगे, जिसका सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब एक छट से मैं आपको ये सूत्र याद करा देती हूँ, ठीक है। कैसे, 10/102 लिख सकते हैं। अब सब में F लगा देते हैं, सबके बीच में माइनस लगा दिया, यहाँ 2, यहाँ माइनस, ब्रैकेट डाल दिया, H से मल्टीप्लाई कर दिया और अलग से L प्लस कर दिया, है ना आसान, 10/102, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि F1 है क्या, F0 है क्या। तो बच्चों, वर्गीकृत आंकड़ों में बारंबारता बंटन में सिर्फ बारंबारता को देख करके उसका बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः हमें सिर्फ और सिर्फ वह वर्ग मिल सकता है जिससे हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम बहुलक वर्ग कहते हैं। तो सूत्र में F1, F0, F2, H ये है क्या? तो बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, उस वर्ग का L क्या होगा? उस वर्ग की निम्न सीमा होगी।
L माने बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H माने वर्ग अंतराल की माप। अब F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और F2 बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो आइए एक उदाहरण द्वारा बहुलक को ज्ञात करना सीखते हैं। तो एक सर्वेक्षण में विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या के आंकड़े हमारे सामने इस सारणी में दिए गए हैं। 1 से 3 सदस्यों वाले परिवार कितने हैं? 7। उसी प्रकार 3 से 5 सदस्यों वाले परिवार कितने हैं? 8। इसी प्रकार 2, 2 और 1। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा। तो जिस वर्ग की भी बारंबारता सबसे अधिक होगी वह बहुलक वर्ग बन जाएगा। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 8 की बारंबारता सबसे अधिक है, मतलब यहाँ पर ये वर्ग हमारा कौन सा वर्ग बन गया? बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग से हमें L मिल जाएगा, तो L क्या हो गया? लोअर लिमिट 3। H क्या हो गया? कितने का अंतर चल रहा है? 2। F1 क्या है? F1 माने कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो कि क्या हो गया? 8। F0 यानी बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता यानी 7, और F2 यानी कि बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता यानी कि 2। तो बहुलक वर्ग द्वारा प्राप्त किए गए मानों को सूत्र में रखने पर हमें क्या मिलेगा? 3 प्लस F1 मतलब कि 8 माइनस 7, नीचे 2 F1 मतलब कि 8 माइनस F0 7 माइनस 2 इंटू 2। तो इसको हल करेंगे अगर हम तो क्या मिलेगा? 3, इसे हल करने पे 2/7, और अंत में क्या मिलेगा? 3.286, जो कि दिए गए मानों का बहुलक कहलाएगा। तो थी ना ये आसान विधि? तो बच्चों आइए अब हम सभी वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक निकालना सीखते हैं, जिसका सूत्र है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n प्रेक्षणों की संख्या, CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H यानी कि वर्गमाप। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने से पहले आइए हम समझ लें कि संचयी बारंबारता यानी कि CF होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, दिए गए इन आंकड़ों में यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये सब क्या है? वर्ग अंतराल हैं जो प्राप्तांक बता रहे हैं कुछ विद्यार्थियों के। यानी कि 10 से कम अंक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 5। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने 20 से कम अंक प्राप्त किया है, तो आपका उत्तर होगा 5 और 3 8, क्योंकि 20 से कम में आपको इन दोनों को जोड़ना होगा। अगर मेरा प्रश्न हुआ कि 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं, तो आपका उत्तर होगा 5 प्लस 3 प्लस 4 का योग। तो यही क्या है? संचयी बारंबारता है। 0 से 10 में कितने हैं? 5। अब 5 और ये 3 जुड़ के कितने हो गए? 8। 8 और 4 ये जुड़ के कितने हो गए? 12। 12 और 3 15। 15 और 3 18। 18 और 4 22। इसी प्रकार से हम अपने सारे आंकड़ों को लिख लेंगे। सभी वर्ग अंतराल के संचयी बारंबारता को लिखने के बाद अगर आप इसके मध्य मान से इसका माध्यक निकालने का प्रयास करेंगे तो वो संभव नहीं है। अतः हम प्रयास करेंगे कि संचयी बारंबारताओं का योग द्वारा किसी एक ऐसी संख्या को पता लगाएं जिससे हम एक माध्यक वर्ग की गणना कर सकें, और उस माध्यक वर्ग की सहायता से फिर हम L n/2 CF F H प्राप्त कर लेंगे और सूत्र में प्रतिस्थापित करके उसका मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। संचयी बारंबारता का कुल योग क्या है? 53। यानी कि अब n/2 द्वारा, जो कि क्या है 53/2, जो कि है 26.5। अब हमें इस संख्या को संचयी बारंबारता वाले कॉलम में ढूंढना है कि ये किस संख्या के आसपास आता है और 26.5 से ज़्यादा होता है। तो अगर आप ध्यान दें तो 29 वो संख्या है
जो 26 से सबसे करीब है और 26.5 से ज़्यादा है। अब ये क्लास हमारी माध्यक वर्ग बन जाएगा। अब इसी माध्यक वर्ग से हम हमारा L, CF, F और H प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए प्राप्त किए गए मानों को यहाँ लिखते हैं। L क्या होगा? लोअर लिमिट मतलब कि 60, n/2 क्या है? 26.5, CF यानी कि माध्यक वर्ग से पहले वाली संचयी बारंबारता यानी कि 22, और F यानी कि माध्यक वर्ग की बारंबारता 7, और H यानी कि वर्ग अंतराल जो कि क्या है 10। तो अब इन मानों को आइए हम सूत्र में प्रतिस्थापित करते हैं। तो जब हम पाए गए आंकड़ों को सूत्र में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें ऐसा कुछ प्राप्त होगा। इसे और हल करते हैं। 45, 7 और 6.4। अतः लगभग आधे विद्यार्थियों ने 66.4 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और शेष विद्यार्थियों ने या तो 66.4 या उससे कम अंक प्राप्त किए हैं। बच्चों, आशा है मुझे आप सभी को आज बताई गई सारी विधियां बहुत ही सरलता से समझ में आई होंगी। धन्यवाद।